तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी शैतान के बारे में। ये शैतान मूवी इंडिया के अंदर आज रिलीज हुई है और इस मूवी के अंदर अजय देवगन और आर माधवन जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। एंड अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो वो तो बहुत ही कमाल की है। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड इसीलिए जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पा रहे हैं वो सभी लोग इस मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर इस मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर शैतान जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सभी को मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है अजय देवगन से, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है कबीर। स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि कबीर अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है और उसकी कार में उसके साथ उसका बेटा भी होता है। कबीर का बेटा 8 साल का होता है और उसका नाम होता है ध्रुव। एंड कबीर अपनी कार को ड्राइव करके अपनी बेटी के स्कूल जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि कबीर की बेटी का नाम जानवी है और वो इस टाइम पर 12th क्लास में है। यहाँ पर कबीर अपनी बेटी को पिकअप करता है और अपने बच्चों को लेकर सीधा घर जाता है। घर आने के बाद ही कबीर की वाइफ को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड कबीर की वाइफ का नाम होता है ज्योति। एंड फिर इस तरह से हम कबीर की पूरी फैमिली को देखते हैं और साथ ही साथ हमें कबीर के बारे में भी पता लगता है। हम ये जानते हैं कि कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, यानी कि सीए। एंड इसके साथ ही कबीर की पूरी फैमिली आपस में बहुत खुश होती है और कबीर और उसकी वाइफ ज्योति अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि कबीर की बेटी जानवी अपने फादर कबीर और अपनी मदर ज्योति से कहती है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स ने लद्दाख का ट्रिप प्लान किया है एंड इसीलिए वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 दिनों के लिए लद्दाख जाना चाहती है। एंड क्योंकि कबीर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को जाने के लिए अलाउ कर देता है। एंड फिर यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि कबीर और उसकी फैमिली ने अपने बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दे रखी है एंड इसीलिए वो लोग जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों की वेकेशन होती है एंड इसीलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस जाएंगे और वहाँ पर एंजॉयमेंट करेंगे। एंड फिर इसके लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और अपनी कार से अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस जाते टाइम रास्ते में वो लोग एक ढाबे में रुकते हैं ताकि वो सभी बीच में रुककर खाना खा सकें। और फिर इसी टाइम पर कबीर वॉशरूम जाता है, लेकिन जब कबीर वॉशरूम में होता है तब वहीं पर ही हमारी कहानी के विलन की एंट्री होती है, यानी कि आर माधवन की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है वनराज। वनराज वॉशरूम के अंदर कबीर से मिलता है, लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रेंजर की तरह ही वो दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठकर ढाबे में खाना खा रहा होता है, लेकिन फिर खाने के साथ ही चाय पीने के लिए वो चाय लेने जाता है। बट जब वो चाय लेने जाता है तब हम ये देखते हैं कि कबीर के पास खुले पैसे नहीं होते, जिस वजह से उसे चाय नहीं मिल पाती है। एंड जो दुकान वाला होता है वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी मना कर देता है। ये देखकर कबीर बिना चाय लिए अपनी टेबल पर वापस चला जाता है। लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वनराज, जो कि कुछ टाइम पहले उससे वॉशरूम में मिला था, वो कबीर के लिए 2 चाय लेकर उसकी टेबल पर आता है और वो चाय उसे ऑफर करता है। ये देखकर कबीर को अच्छा लगता है एंड वो वनराज से थैंक यू कहता है। एंड क्योंकि वनराज उसके लिए चाय लेकर आया होता है, इसीलिए वो वनराज से कहता है कि वो उसकी फैमिली के साथ खाना ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर वनराज भी उसकी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है एंड वो उनकी टेबल पर बैठकर उनके साथ बातें करने लगता है। पर थोड़ी देर बातें करने के बाद ही कबीर को एक कॉल आता है, जिस वजह से कबीर कॉल पर बात करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। और कबीर के अलावा उसकी वाइफ ज्योति भी थोड़ा सा बिजी हो जाती है एंड वो अपने फोन को यूज करने लगती है। एंड फिर इसी मौके का फायदा उठाकर वनराज अपनी जेब से एक लड्डू निकालता है और वो उस लड्डू को जानवी को देता है। एंड जानवी से कहता है कि ये लड्डू बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो उसे खा ले। और फिर इसीलिए जानवी भी बिना कुछ सोचे समझे उस लड्डू को खा लेती है। लेकिन जैसे जानवी लड्डू को खाती है, वैसे उसके 10 सेकंड बाद ही हम ये देखते हैं कि जानवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं एंड वो देखने से थोड़ी सी अजीब फील होने लगती है। एंड जहाँ वो पहले हंस रही थी वहीं पर अब वो सीरियस होकर बैठ जाती है। इसके बाद वनराज कबीर की बेटी जानवी से कहता है कि वो अपना खाना खत्म करे, जो सुनकर जानवी जल्दी जल्दी से अपना खाना खाने लगती है। एंड फिर खाना खाने के बाद ही वनराज उससे कहता है कि अब वो पानी पिए, जो सुनकर जानवी पानी भी पीने लगती है। एंड फिर ये देखकर हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लड्डू की वजह से वनराज ने जानवी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिस वजह से जानवी वनराज के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। बट हालांकि यहाँ पर कबीर या फिर उसकी वाइफ ज्योति, दोनों में से कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाते। इसके बाद कबीर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर जाते टाइम भी वनराज चुपके से जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और वो उससे कहता है कि वो उस बिस्किट को खा ले। एंड फिर जानवी ऐसा ही करती है और वो उस बिस्किट के पैकेट को खा जाती है। इसके बाद कबीर की फैमिली फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद ही जानवी नॉर्मल बिहेव करती है एंड फिर इसीलिए यहाँ पर आते ही सारे लोग एंजॉय करते हैं और सभी स्विमिंग पूल के अंदर नहाते भी हैं। बट फिर इसी टाइम पर कबीर की वाइफ ज्योति अपने फार्म हाउस के एक रूम के विंडो से बाहर देखती है और बाहर उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वनराज ही होता है। वनराज को अपने फार्म हाउस के बाहर देखकर ज्योति थोड़ा सा घबरा जाती है एंड इसीलिए वो सीधा कबीर के पास जाती है और उसे वनराज के बारे में बताती है। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि जानवी गेट ओपन कर देती है और वनराज को अपने फार्म हाउस के अंदर बुला लेती है। इसके बाद वनराज सीधा हॉल में आता है और फिर इतने में ज्योति ने कबीर को भी इस बारे में बता दिया होता है, इसीलिए कबीर भी सीधा हॉल में आता है और वनराज से मिलता है। यहाँ पर कबीर से मिलते ही वनराज ये कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। असल में वो यहाँ से गुजर रहा था और उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी एंड इसके लिए वो ये सोच ही रहा था कि वो फोन को कैसे चार्ज करे और इतने में उसने उसके फार्म हाउस के अंदर उसकी वाइफ को देख लिया। सो इसीलिए
वो उनके घर के पास आ गया। इसके आगे वनराज उससे कहता है कि वो उसके फोन को चार्ज करने में उसकी मदद करें, क्योंकि उसे इस टाइम पर अपनी बेटी को कॉल करना है। एंड इसके लिए वो सिर्फ ये चाहता है कि 15 मिनट तक उसका फोन चार्ज हो, जिसके बाद ही वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर कबीर राजी हो जाता है और वो उसके फोन को चार्ज में लगा देता है। और फिर फोन को चार्ज में लगा के कबीर अपने रूम में जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है। यहाँ पर कबीर की वाइफ ज्योति उससे कहती है कि ये आदमी उसे बहुत अजीब लग रहा है एंड इसीलिए वो ये चाहती है कि कबीर उसे घर से बाहर निकाल दे। ये सुनकर कबीर अपनी वाइफ से कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। इधर दूसरी तरफ हॉल में हम ये देखते हैं कि जानवी सीधा वनराज के पास आती है और उसके पास बैठकर उससे सारी बातें करने लगती है। और जो बातें वनराज उससे पूछता है वो उन सारी बातों का जवाब उसे देने लगती है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर भी वनराज जो भी उसे ऑर्डर्स देता है वो उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रही होती है। इधर जानवी का छोटा भाई ध्रुव भी होता है और वो बार बार जानवी से खेलने के लिए कह रहा होता है। एंड इसीलिए इस बात से वनराज को गुस्सा आता है और वो जानवी से कहता है कि इसे ऐसा खेल खिलाओ कि ये खेल खेलना ही भूल जाए। और फिर इसके लिए जानवी उसे लेकर सीधा झूले के पास जाती है और अपने भाई ध्रुव को बहुत जोर जोर से झूला झुलाती है। इस वजह से ध्रुव डर जाता है और वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कबीर और उसकी वाइफ ज्योति नीचे आते हैं और वो ध्रुव को झूले से उतारकर अंदर ले जाते हैं। बट उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार जानवी ने ऐसा किया ही क्यों। लेकिन फिर इसके बाद ही वनराज उनके पास आता है और वो वहाँ पर आकर जानवी को ऑर्डर्स देने लगता है और जानवी उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगती है। ये सब देखकर कबीर और उसकी वाइफ को बहुत अजीब लगता है और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। एंड इसीलिए कबीर वनराज को पकड़ के उसे घर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर वनराज जानवी से कहता है कि वो अपने डैड को ऐसा करने से रोके। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जानवी अपने फादर के खिलाफ हो जाती है और वो अपने फादर को धक्का देके उसे रोकने लगती है और अपने फादर से ये भी कहती है कि ये उनके घर से बाहर नहीं जाएंगे। ये सब देखने के बाद कबीर और ज्योति को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार जानवी वनराज के ऑर्डर्स क्यों मान रही है। एंड फिर इसके लिए कबीर वनराज से पूछता है कि आखिरकार उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। ये सुनकर वनराज उनसे कहता है कि उसने जानवी के ऊपर वशीकरण किया है, यानी कि काला जादू। एंड इसलिए जानवी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, जिसका मतलब वो उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। ये सब दिखाने के लिए वनराज जानवी से कई सारे ऑर्डर्स फॉलो करवाता है, जैसे कि वो जानवी से कई बार उठने के लिए और कई बार बैठने के लिए कहता है, जो सुनकर जानवी बिल्कुल ऐसे करती है। इसके आगे वो जानवी से कहता है कि चाय पत्ती को खा लो, जिस पर जानवी सारा चाय पत्ती खा लेती है। एंड फिर वनराज जानवी से कहता है कि अपने डैड को चाटा मारो, जिस पर जानवी अपने डैड को चाटा भी मारती है। इसके आगे वनराज जानवी से कहता है कि वो घर के सारे फोन्स को ले ले और उन सभी को तोड़ दे और साथ ही साथ वो इंटरनेट के तार्स को भी काट दे। और फिर ये सुनकर जानवी ऐसे करती है एंड वो घर के सारे फोन्स को तोड़कर इंटरनेट कनेक्शन को भी काट देती है। और ये सब वनराज इसीलिए करवाता है ताकि कबीर और उसकी फैमिली बाहर से मदद न बुला सके। ये सब देखकर कबीर और उसकी वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आता। एंड फिर इसीलिए वो लोग वनराज से पूछते हैं कि आखिरकार उसने उनकी बेटी के ऊपर वशीकरण क्यों किया है और वो आखिरकार उनसे चाहता क्या है। ये सुनकर वनराज उनसे कहता है कि वो उन दोनों की बेटी जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और इसके लिए वो उन दोनों की परमिशन चाहता है। इसीलिए वो दोनों जल्दी से परमिशन दे दे और ये बोल दे कि वो उन दोनों की बेटी को ले जा सकता है, क्योंकि जैसे वो लोग ये बोलकर परमिशन देंगे वैसे वो उनकी बेटी को ले जाएगा और बाकी उसके बाद उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। बट ये बात सुनते ही कबीर और उसकी वाइफ को गुस्सा जाता है और वो दोनों ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ना सुनकर वनराज को भी गुस्सा आता है और इसीलिए वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने छोटे भाई ध्रुव का सर फाड़ दे। ये सुनते ही जानवी ध्रुव के पास जाती है और उसका सर सीढ़ियों पे पटक देती है, जिस वजह से ध्रुव का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर कबीर और उसकी वाइफ ज्योति बहुत डर जाते हैं। लेकिन वनराज उन दोनों से कहता है कि अगर वो दोनों जानवी को ले जाने की परमिशन नहीं देंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और वो उनकी फैमिली के साथ ऐसा ही सब करता रहेगा। इसीलिए अगर वो लोग बाकी फैमिली की हिफाजत चाहते हैं तो वो जानवी को ले जाने की परमिशन दे दें। ये सब देखकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो वनराज से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन और ये सब करी क्यों रहा है। ये सब सुनकर वनराज उसे बताता है कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है, यानी कि काला जादू करने वाला, और आज की रात उसके लिए बहुत खास है। असल में 1000 सालों में एक ऐसी रात आती है जिस रात में घोर अंधेरा होता है, यानी कि ये 1000 सालों में सबसे काली रात होती है। एंड इसीलिए इसी रात को उसे एक रिचुअल करना है, जिस रिचुअल को अगर उसने पूरा कर लिया तो फिर वो लिटरली एक गॉड बन जाएगा, यानी कि उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और उसी रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे जानवी की जरूरत है। इसके आगे वो कबीर और उसकी वाइफ से कहता है कि वो उन दोनों को थोड़ी सी मोहल्लत दे रहा है, इसीलिए वो दोनों ऊपर अपने कमरे में जाएं और इस बारे में सोचे और विचारें एंड फिर जाकर उसे जवाब दे। इसके बाद वनराज सोफे के ऊपर लेट जाता है और वो जानवी से कहता है कि वो सो रहा है और अगर इस दौरान कोई उसके पास आए तो वो उसे चाकू मार दे। इसके बाद कबीर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर ऊपर जाता है और वो दोनों मिलकर किसी तरह से अपने बेटे को शांत करते हैं और उसे बेड के ऊपर लेटा देते हैं। इसके बाद ही कबीर को अपने बेटे का एक छोटा सा खिलौना मिलता है, जो खिलौना बेसिकली एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, यानी कि उसके अंदर आवाज रिकॉर्ड होती है। और फिर इसीलिए उसी रिकॉर्डिंग डिवाइस को हाथ में लेकर कबीर को अपने दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो आइडिया क्या होता है वो हमें आगे पता लगता है। इधर दूसरी तरफ कबीर की वाइफ सीधा नीचे आती है और वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बात मान ले, लेकिन जानवी पूरी तरह से वशीकरण में होती है, इसीलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाती। इसी दौरान वनराज नींद से जाग जाता है, जिसके बाद जानवी की मदर ज्योति और वनराज के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं और उन्हीं आर्गुमेंट्स के अंदर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो वनराज के ऊपर हमला कर देती है और उसे अपनी बेटी को फ्री करने के लिए कहती है। लेकिन वनराज के ऊपर अटैक होता देखकर जानवी भी अपनी मदर के ऊपर अटैक करने जाती है। इधर इनकी लड़ाई की आवाज कबीर को भी सुनाई देती है एंड इसीलिए वो उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपनी जेब में रख लेता है और सीधा भागता हुआ नीचे आता है। नीचे आने के बाद ही वो सबसे पहले अपनी बेटी जानवी को बांध देता है और फिर जानवी को रस्सी से बांधने के बाद ही वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर वनराज पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वनराज पर बिना रुके हमला करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वनराज किसी तरह से जानवी को एक ऑर्डर दे देता है और वो जानवी से कहता है कि वो जोर जोर से हंसती रहे और तब तक हंसे जब तक उसकी मौत ना हो जाए।
है और फिर आगे वो कबीर से कहता है कि अगर उन दोनों ने मिलकर उसकी जान ली तो वो दोनों अपनी बेटी को भी कभी नहीं बचा पाएंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने इसे हंसने के लिए बोला है, एंड जब तक मैं इसे रुकने के लिए नहीं बोलता तब तक ये हंसती रहेगी और इवेंचुअली हंसते हंसते मर जाएगी। ये सब देखने और सुनने के बाद कबीर और उसकी वाइफ काफी डर जाते हैं, एंड फिर इसीलिए वो दोनों मिलकर वनराज से माफी भी मांगते हैं। बट इसके बाद वनराज खड़ा होता है और वो जानवी से कहता है कि जानवी, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तुम्हें अपने वशीकरण से फ्री कर दूं ताकि तुम पहले जैसी हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला और अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। एंड फिर इसीलिए वनराज सीधा जानवी के पास जाता है और वो उसकी रस्सी को खोलकर उससे कहता है कि जाओ और अपने छोटे भाई को जान से मार दो। ये सुनकर जानवी सीधा ऊपर जाती है और ऊपर के रूम में जिसमें उसका भाई सो रहा होता है उसमें जाकर अपने भाई को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर कबीर और उसकी वाइफ भी उसका पीछा करते हैं और जानवी को रोकने के लिए जाते हैं, और वनराज ये सब देखकर हंस रहा होता है। ऊपर कबीर और ज्योति किसी तरह से जानवी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जानवी किसी तरह से धक्का देकर उन्हें एक रूम के अंदर लॉक कर देती है और फिर वो अपने भाई के रूम में जाती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन वहां जाकर वो ये देखती है कि उसका भाई वहां से भाग चुका है, और फिर इसके लिए वो अपने भाई को पूरे घर में ढूंढती है। लेकिन तब उसे पता लगता है कि उसका भाई गार्डन में छुपा हुआ है, एंड इसके लिए वो उसे मारने जाती है। लेकिन उसका भाई ध्रुव किसी तरह से उससे बचते हुए छत के ऊपर चढ़ जाता है, जो देखकर जानवी भी उसके पीछे पीछे छत पे चढ़ जाती है। लेकिन इतने में कबीर किसी तरह से गेट खोल लेता है, जिसके बाद कबीर और ज्योति सीधा गार्डन में आ जाते हैं। लेकिन इतनी देर में जानवी ध्रुव को पकड़ लेती है और वो उसे छत से नीचे फेंक देती है। छत से गिरने के बाद ही कबीर और उसकी वाइफ ज्योति को ऐसा लगता है कि उनका बेटा ध्रुव मर चुका है, लेकिन वो दोनों ये देखते हैं कि ध्रुव अभी भी जिंदा है। बट ये सब देखकर कबीर और ज्योति पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं एंड उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। एंड फिर इसीलिए इतने में वनराज उनके पास आता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो जानवी को ले जाने की परमिशन दे दे, वरना ये सब यहाँ पर थमेगा नहीं और आगे भी यही सब होता रहेगा। और फिर इसके लिए कबीर और ज्योति उससे कहते हैं कि वो उन दोनों की बेटी को ले जा सकता है। परमिशन मिलने के बाद ही वनराज जानवी को अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है वैसे ही कबीर अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेता है और उन दोनों को कार में बिठा देता है, एंड अपनी वाइफ से कहता है कि वो बेटे को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाए और वो इधर से जानवी को बचाने के लिए जा रहा है। इसके बाद ज्योति ऐसे करती है और वो अपने बेटे को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाती है, और कबीर वहाँ से सीधा अपने वॉचमैन के पास जाता है और वहाँ से उसका फोन और उसकी बाइक ले लेता है, और फिर अपने वॉचमैन के फोन से वो वनराज की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। अब यहीं पर ही हमें पास्ट की स्टोरी दिखती है, जहाँ से हमें पता लगता है कि कबीर कैसे वनराज को ट्रैक कर पा रहा है। पास्ट में हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर कबीर की वाइफ ने वनराज पर अटैक किया था और उसके पीछे से कबीर भी आ गया था, तो उसी टाइम पर वनराज पर हमला करने से पहले वो सीधा वनराज के फोन के पास गया था जो कि चार्ज में लगा हुआ था, और वहाँ पर अगर उसने वनराज के फोन को ओपन किया था और अपने वॉचमैन के नंबर पे उसके फोन से लाइव लोकेशन को सेंड कर दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर अपने वॉचमैन के नंबर से उसके लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा है। इधर दूसरी साइड हम वनराज को देखते हैं जो कि जानवी को अपने साथ लेकर सीधा एक घने जंगल में आ जाता है, और इस घने जंगल में उसका एक अड्डा होता है जो कि देखने में पूरी तरह से खंडर होता है, और वहाँ पर इसके काले जादू का कई सारा सामान होता है। यहाँ पर जानवी को लाने के बाद ही हमें पता लगता है कि यहाँ उसने जानवी की तरह और भी कई सारी लड़कियों को बिठा रखा है, और वो सारी लड़कियां भी जानवी की तरह ही वशीकरण में ही है। वनराज इन सारी लड़कियों को इकट्ठा करता है और फिर वो अपने ब्लैक मैजिशियन की ड्रेस में आ जाता है, एंड फिर वो एक आग के कुंड के पास जाता है और उस बड़े से कुंड में आग लगा देता है और सारी लड़कियों से उस कुंड के चारों तरफ खड़े होने के लिए कहता है। इसके बाद ही वनराज एक बास्केट लेकर आता है, जिस बास्केट के अंदर बहुत सारी काली डॉल्स होती है और एक लाल रंग की डॉल होती है, और फिर उन सारी डॉल्स को दिखाकर वो लड़कियों से कहता है कि वो एक एक करके इन सारी काली डॉल्स को अंदर डालेगा, और जैसे जैसे वो काली डॉल्स को आग के अंदर डालता जाएगा वैसे वैसे ही उन सारी लड़कियों को आग के करीब आते जाना है, और फिर जैसे ये सारी काली डॉल्स खत्म हो जाएंगी और आखिर में वो रेड डॉल को आग में डालेगा, वैसे ही रेड डॉल की आग में जाते ही उन सारी लड़कियों को आग के अंदर कूद जाना है। इसके आगे वनराज अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि यहाँ दुनिया में लोगों के पास बहुत फ्रीडम है, सभी अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज की रात को वो इन सारी लड़कियों की आहुति देगा और अपने रिचुअल को पूरा करेगा, और एक बार जब उसका रिचुअल पूरा हो जाएगा तब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि तब वो किसी को सिर्फ देख कर ही अपने वश में कर पाएगा, एंड फिर उसके बाद वो सबके ऊपर वशीकरण करके उन्हें अपने तरीके से चलाएगा। और फिर ये सारी बातें बोल के वनराज अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके ब्लैक डॉल्स को आग में डालने लगता है। इधर दूसरी साइड कबीर वनराज को ट्रैक करता हुआ सीधा उसकी लोकेशन पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो खंडर के अंदर जा रहा होता है वैसे उसी टाइम पर उसके ऊपर 3 ट्रांसजेंडर्स अटैक कर देती हैं, एंड असल में ये तीनों ट्रांसजेंडर्स भी वनराज के कंट्रोल में होती हैं, और इन तीनों को उसने इसीलिए रखा होता है ताकि अगर कोई बाहर से अंदर आए तो वो तीनों से रोक सके। ये तीनों कबीर पर अटैक करती है, लेकिन कबीर किसी तरह से इन तीनों को बीट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जा रहा होता है वैसे इतने में ही हम ये देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस पर अटैक कर देती हैं, और फिर उसे नीचे गिराकर वो तीनों घसीटते हुए उसे वनराज के पास ले जाती हैं और उसे वनराज के कदमों में डाल देती हैं। कबीर को वहाँ देखकर वनराज उस पर हंसता है और वो कबीर से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उसे रोक नहीं पाएगा, और हाँ अगर वो किसी तरह से उस पर हमला करने की भी कोशिश करेगा तो इन सारी लड़कियों के ऊपर उसने ऐसा वशीकरण कर रखा है कि अगर वो किसी को मुझ पर हमला करते हुए देखेंगी तो वो उस आदमी को नोच नोच के मार देगी। ये सब बोलने के बाद वनराज अपने रिचुअल को चालू रखता है और धीरे धीरे करके सारी ब्लैक डॉल्स को आग में डाल देता है, जिस वजह से सारी लड़कियां भी चलते चलते बिल्कुल आग के पास आ जाती हैं। एंड फिर इसके बाद ही वो रेड डॉल को अपने हाथ में उठा लेता है और वो रेड डॉल को आग में डालने वाला होता है कि तभी उस रेड डॉल को देखकर कबीर ये समझ जाता है कि अगर उसने इस रेड डॉल को आग में डाल दिया तो वो सारी लड़कियां भी आग में कूद जाएंगी। एंड फिर इसके लिए कबीर वनराज के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को नीचे खींचकर एक धारदार चीज से उसकी जीभ को काट देता है। अपनी जीभ कटने की वजह से वनराज चिल्लाने लगता है और वो पास में जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कबीर वनराज की जीभ को काटकर उसकी जीभ को सीधा आग के अंदर फेंक देता है, और क्योंकि उसने वनराज के ऊपर अटैक किया था इसीलिए वो देखकर सारी लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। बट इतने में कबीर
कबीर अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है और उसे प्ले कर देता है। और जैसे ही वो उसे प्ले करता है वैसे ही उसके अंदर से वनराज की रिकॉर्डिंग चालू होती है, जिसमें से वनराज की आवाज आती है और वो कहता है, तुम हंसो, मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ, तुम आजाद हो। और फिर जैसे उस मशीन से बार बार ये आवाजें आती है, वैसे हम ये देखते हैं कि उस आवाज की वजह से सभी लड़कियों का वशीकरण टूट जाता है। और फिर वशीकरण के टूटते ही वो सारी लड़कियां अपनी हालत को देखकर रोने लगती हैं। इसके बाद ही कबीर ये देखता है कि उसकी बेटी जानवी भी ठीक हो चुकी है एंड फिर इसीलिए वो जानवी को गले लगा लेता है। इसके बाद ये कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार कबीर के पास वनराज की वो वाली रिकॉर्डिंग कहां से आई। पास्ट में हम ये देखते हैं कि जैसे ही कबीर के हाथों में उसके बेटे का रिकॉर्डिंग डिवाइस आया था, वैसे ही उसने उसे चालू करके अपनी जेब में रख लिया था। और फिर इसीलिए जिस टाइम पर वनराज ने ये बोला था कि जानवी तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ और अब से तुम फ्री हो, वैसे इसी टाइम पर कबीर ने इन सारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर बाद में उस रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में डालकर उसने उसमें से सिर्फ लास्ट के वर्ड्स को रखा था, जिनमें सिर्फ ये लाइन थी कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ और अब से तुम फ्री हो। और यहाँ पर सभी लड़कियों के वशीकरण को तोड़ने के लिए कबीर ने उसी रिकॉर्डिंग को प्ले किया था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि कबीर और उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ पर कबीर की पूरी फैमिली खतरे से बाहर होती है। इसी टाइम पर कबीर से मिलने के लिए एक लेडी पुलिस आती है और वो पुलिस कबीर से आकर कहती है कि उस काला जादू करने वाले के पास 108 लड़कियां थी और ये सारी 108 लड़कियां काफी सालों से कई जगहों से गायब हो रही थी और हम बहुत ज्यादा तलाश के बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन कल कबीर ने उन सारी लड़कियों को बचा लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अब पुलिस ने उन सारी लड़कियों को उनके घर भी पहुंचा दिया है। बट यहीं पर ही कबीर पुलिस से कहता है कि वनराज कहाँ पर है, जिस पर पुलिस उससे कहती है कि वो अभी भी गायब है बट वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। जो सुनकर कबीर कहता है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। जो सुनकर पुलिस कहती है कि वो उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और कहानी में 1 साल बीत जाते हैं। लेकिन 1 साल बाद हम ये देखते हैं कि कबीर एक जंगल में एक खंडर के पास आता है और वहाँ पर वो एक गुफा के अंदर एंटर होता है। और गुफा के अंदर आते ही हम ये देखते हैं कि कबीर ने वहाँ पर वनराज को जंजीरों से बांध रखा है और यहाँ पर वो वनराज को खाने के लिए सिर्फ मरे हुए चूहे देता है। इसके बाद कबीर वनराज से कहता है कि एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो अपने बच्चों के लिए उनका भगवान होता है और एक माता या फिर पिता अपने बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते और अपने बच्चों के लिए उसके माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए वनराज ने उनके बच्चों के साथ जो भी किया है उसके लिए वो लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे एंड इसीलिए यही सब उसकी सजा है। और फिर ये सब बोलने के बाद कबीर वनराज को उसकी हालत पर छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो शैतान मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप सभी को वीडियो या फिर कहानी की स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर शैतान जरूर लिखना। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।